नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के बारे में। हमारे देश में प्रॉपर्टी आज भी निवेशकों का सबसे पसंदीदा विकल्प है। लोगों को लगता है कि रातों रात पैसों को 2 गुना 3 गुना करने का दम है तो सिर्फ रियल एस्टेट में। दरअसल हर एसेट क्लास का एक दौर होता है और उस वक्त हो सकता है कि किसी विकल्प से रिटर्न उम्मीद से ज्यादा मिल भी जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मौजूदा दौर में रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले काफी सोचने समझने की जरूरत है। रियल एस्टेट के हालात पर हाल ही में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे मौजूदा और नए निवेशकों को सबक लेने की जरूरत है। हालांकि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, बशर्ते वो अच्छा खासा होमवर्क करने के बाद ही घर खरीदने का फैसला करें। सबसे पहले देखते हैं रियल एस्टेट के हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट की हालत नाजुक है। बिक्री घटने से डेवलपर्स परेशान हैं। हाल ही में रियल एस्टेट रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक ने 2015 की दूसरी छमाही में रियल एस्टेट के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की हालत सुधरने में अभी और वक्त लगेगा। देश के 8 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स की स्टडी के बाद नाइट फ्रैंक ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंशियल मार्केट में 2010 के बाद 2015 में सबसे कम नए लॉन्च हुए। देश भर में नए लॉन्च में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। 2015 में घरों की बिक्री भी 2010 के बाद सबसे कम रही। कम लॉन्च होने से बिना बिके मकानों की गिनती में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अभी भी देश में 6,90,000 मकानों को ग्राहकों की तलाश है, जिसे बेचने में 2.5 साल का वक्त लग सकता है। खास बात है कि ब्याज दरों में कमी, विवाद सुलझने के बावजूद बिक्री में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की जा रही है। वहीं डेवलपर्स का मानना है कि हालात इतने बुरे नहीं हैं और इनमें तेजी से सुधार हो सकता है। ऑलरेडी जो है परचेजिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है और क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी रॉक बॉटम पे पहुंच चुके थे, इससे नीचे रियल एस्टेट के डेवलपर्स जो है बेच ही नहीं सकते क्योंकि उनको घर में ही नहीं पड़ता इतने का। तो इसलिए इसके प्राइसेस फर्दर गिरने का चांस जो है वो टोटल रूल्ड आउट समझते हैं। कीमतों पर जिस तरह का दबाव पिछले 3 साल से देखा जा रहा है, उसने निवेशकों को भी निराश किया है। अब निवेशकों ने धीरे धीरे इस सेक्टर से किनारा करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है या फिर मामूली बढ़ोतरी हुई है। इनके दाम अधिकतम 9% तक बढ़े हैं और इनमें 3% तक की गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 3% की बढ़ोतरी हुई है, जो महंगाई दर को हटाने के बाद नेगेटिव रिटर्न देने का काम कर रही है। एनसीआर में रियल एस्टेट की बिक्री का हाल सबसे बुरा है। यहाँ पर लॉन्च और बिक्री 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 2015 की दूसरी छमाही में एनसीआर में नए लॉन्च में 24% की गिरावट आई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स भी मानते हैं कि यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट के हालात बेहद खराब हैं। देखिए, इन्वेस्टरों के लिए भी ये बेस्ट टाइम है और इससे आगे अप्रिशिएशन ही होना है। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वार्टर को छोड़ के अगर इन्वेस्टर नेक्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्ट करे तो बहुत बेहतर होगा और साथ ही साथ एक्चुअल यूजर के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। जिस तरह से रियल एस्टेट में सप्लाई बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वैसे डेवलपर्स नई सप्लाई के आने से परेशान नहीं हैं। देखिए, दोनों के लिए बहुत बेनिफिट वाला समय मौका है। कारण क्या है कि इन्वेस्टर्स को तो अच्छी रिटर्न्स मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बूम आएगा और जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा कि उन्हें अच्छी लोकेशन में मकान मिल रहा है रहने के लिए। और जो लोग जो दिल्ली जॉब कर रहे हैं, नोएडा जॉब कर रहे हैं और जो अभी फ़िलहाल आउटर में रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है यहाँ पे मकान परचेज करना। हालांकि कमर्शियल मार्केट को लेकर जरूर इस रिपोर्ट ने अच्छी खबर सुनाई है। ऑफिस मार्केट में तेजी आई है और ऑक्यूपेंसी लेवल 84.2% रहा है।
इन 6 शहरों में कुल मिला के 40 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है। लास्ट टाइम जो ये 40 मिलियन स्क्वायर फीट देखा गया था वो 2011-12 में था। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि लीजिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। एनसीआर यहाँ भी मात खा गया है और ऑफिस स्पेस की बिक्री में भी यहाँ पर 10% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी प्रॉपर्टी मार्केट एंड यूजर्स के लिए तो मौका बन सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए यहाँ कम ही गुंजाइश नजर आती है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि आखिर क्यों रियल एस्टेट के अच्छे दिन आने में अभी और वक्त लग सकता है। रियल एस्टेट के हालात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइजिस फोरस के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। सबसे बड़ा सवाल यही है सबके मन में कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर जो पिछले 2 या 3 साल से काफी खस्ता हालत में है, क्या ये उभर के आएगा इस साल? क्या प्रॉपर्टी के प्राइस घटेंगे, बढ़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका क्या नजरिया है रियल एस्टेट सेक्टर पर? देखिए, यहाँ से आउटलुक रियल एस्टेट का बहुत अच्छा लग रहा है और वो आउटलुक इस आधार से लग रहा है कि प्राइजेस पिछले 1-2 साल से नहीं बढ़े हैं और इनकम जिस हिसाब से बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं, उससे ये ज़रूर लगता है कि जो गैप था अफोर्डेबिलिटी और प्राइजेस के बीच में वो कम हो रहा है। एक तरफ बात होती है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इन्वेंट्री बहुत बढ़ रही है। हम एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री, तो हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री जो है वो नाकाफ़ी है। आपको और से और तादाद में जो है सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो एक यार्डस्टिक ऐसा होता है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, सेल्स नहीं है, तो मार्केट बहुत ख़राब है। प्रॉब्लम इन्वेंट्री की नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्स की। आज हमारे पास 8 करोड़ घरों की ज़रूरत है। अगर आप NHB का डेटा देख लीजिए और हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य को देख लीजिए तो हमें 8 करोड़ घरों की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़े जिस पास्ट में, वो काफ़ी अनरियलिस्टिक थे और उसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता उन प्राइजेस को। तो आज हमारे पास सप्लाई है और सप्लाई होने के बावजूद भी जो है सेल्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन पिछले 1-2 साल से जो क्योंकि प्राइजेस बढ़ना बंद हो गए, तो ये जो गैप है ये धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। और मेरा आउटलुक ये लग रहा है कि नेक्स्ट 2 साल तक जो है प्राइजेस मेरे ख्याल से स्टैग्नेंट ही रहेंगे और जैसे ये प्राइस में स्टैग्नेंसी रहेगी वैसे वैसे एंड यूज़र की सेल्स वो बढ़ती रहेगी। ये एक पीरियड ऐसा है जो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पीरियड नहीं है, लेकिन जो घर खरीदना चाहते हैं अपने एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए एक बड़ा अच्छा पीरियड आ रहा है। जी, आपने 2 बहुत अहम बातें कही हैं। एक आपने कहा कि जो एंड यूज़र हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, रहने के लिए उसमें ओन अपना करना चाहते हैं घर, उनके लिए आपने कहा कि अगले जो 2 साल हैं आप देखते हैं कि प्राइसेस स्टैग्नेंट रहेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि घटने की यहाँ से और उम्मीद ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, और इसका रीज़न है अगर आप देखिए, क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्राइस जो बढ़ गए थे पास्ट में, उसके साथ जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ गई, तो आज स्कोप नहीं रहा कोई भी डेवलपर। और उसके अलावा एक थोड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रही। डेवलपर आज नया प्रोजेक्ट्स लेके आता है, उसी लोकेशन पे कम भाव में बेचता है, लेकिन जो पुराना अपना प्रोजेक्ट है उसकी इन्वेंट्री होने के बावजूद भी उसका प्राइस वो स्टैटिक करके, मतलब स्टैग्नेंट करके रखा है, उसमें बढ़ोतरी, उसमें गिरावट नहीं कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे ऐसे भी फिनोमिनन दिखते हैं कि बिल्डर्स बोलता है कि आप ब्रोकर से जाके खरीद लीजिए, हम अपना प्राइस नहीं कर सकते हैं। और उसका कारण है कि उसको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को भी हैप्पी रखना है और साथ में माल भी बेचना है। तो यही कारण लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो बन गई है, इसकी वजह से स्टैग्नेंसी रहेगी, प्राइजेस कम नहीं होने वाले हैं। रियल्टी मार्केट आपकी इनकम बढ़ के उस प्राइस की पैरिटी में बैठ जाए, इसका इंतज़ार कर रहा है। तो ये एक टाइम करेक्शन पीरियड चल रहा है। इसमें प्राइस करेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और पिछले 1 साल की चाल से मालूम हो गया कि ये अब होने वाला नहीं है। अगर होना होता तो 1-1.5 साल पहले ही हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये 1.5 साल गुजर गए हैं और 1 से 1.5 साल तक का ये स्टैग्नेंसी का पीरियड चलता रहेगा। बट ये एक अच्छा पीरियड जिसमें एंड यूज़र पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत से सवाल भी आए हैं पंकज, आइए लेते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल है सचिन का। ये कोलकाता न्यू टाउन एरिया या पुणे में से किसी एक जगह पर 90 लाख के बजट में एक घर खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि रिटर्न्स और रहने के लिहाज से दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा।
अगर आप इन्वेस्टमेंट और कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स पे बोलूँगा कहेंगे तो मैं पूना की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है, और उसका रीज़न ये है कि कलकत्ता मार्केट में रियल एस्टेट एक्टिविटी में जो एक्टिविटी थी वो इतनी हुई भी नहीं, और उसका कारण है कि वहाँ माइग्रेशन नहीं है। पॉपुलेशन का ज़ीरो माइग्रेशन है, ज़्यादातर जगह पे आपको आउट माइग्रेशन दिखता है, और कारण ये कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कलकत्ता जैसे शहर की होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। जॉइंट फैमिली का कल्चर आज भी है, तो जो भी डिमांड आती है पॉपुलेशन फैमिली इंक्रीज की वजह से वो भी उसी पुराने घरों में इंडिपेंडेंट हाउसेस में कंज्यूम हो जाती है, तो नए घर की जो ज़रूरत है वो होती दिख नहीं रही है। और साथ में जो है ना बहुत बड़ा लैंड एरिया अवेलेबल है, और यही कारण है कि सिटी बहुत एफिशिएंट है। रजरहाट और न्यू टाउन एरिया जो है वो सिटी के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट भी करता है, इकोनॉमिक बेस भी वहाँ पे आईटी के प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन उस हिसाब से जो रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कारण ये है कि उसका वहाँ पे माइग्रेशन नहीं है। उसकी जगह पे अगर आप पूना की बात कीजिए तो पूना के अंदर एक अच्छा डिकेडल माइग्रेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, सिटी का एक्सपेंस अच्छा है। आज अगर मेरे पास 500 प्रोजेक्ट्स कलकत्ता के अंदर हैं तो पूना के अंदर करीब 1200 से 1500 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केटेबल प्रोजेक्ट है, और ये सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। सेल्स का भी नंबर्स बहुत अच्छा है। तो और अमनोरा जो प्रोजेक्ट है वो मगरपट्टा के पास में है, वहाँ पे आईटी का अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मेरा चॉइस जो है पूना अमनोरा की तरफ ज़्यादा रहेगा रेदर देन रजरहाट के, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, अगला सवाल है चरणजीत सिंह का। ये सवाल हमें मिला है हरियाणा में सोनीपत के पास कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशनल हब के करीब एक 2 BHK फ्लैट ये खरीदना चाहते हैं। इनका सवाल है कि इसके अलावा नोएडा या गुड़गांव भी इनके विकल्पों में शुमार है, कहां पर निवेश करना रिटर्न्स के लिहाज से बेहतर रहेगा? ये बहुत फोकस्ड है पंकज, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये आज का अच्छा पीरियड है, और इसके छोटे छोटे यार्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो कोई भी आदमी चेक कर सकता है कि देखिए अगर आप एक पता लगाएं कि कौन सी ज्योग्राफी और कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सी लोकेशन इन्वेस्टमेंट के काबिल है, तो उसमें एक छोटा सा आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप वहाँ पे आजू बाजू में जाइए, देखिए कि वो जगह हैबिटेबल है कि नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, आवास होता है कि नहीं होता, और फिर वहाँ पे अगर रेंटल आप निकाल लीजिए, अगर 2 BHK है और वहाँ पे 10,000 या 15,000 रुपये का अगर रेंटल चल रहा है, तो वो रेंटल मंथली रेंटल को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सालाना रेंटल हो जाता है। सालाना रेंटल को आप प्रॉपर्टी की जो बेचने की वैल्यू है उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेंटल यील्ड मिल जाती है, एनुअल रेंटल यील्ड हो जाती है। और बड़ा सिंपल यार्डस्टिक की अगर किसी भी मार्केट में रेंटल यील्ड 3.5% से नीचे है तो दैट मीन्स वहाँ पे प्राइजेस के एप्रिसिएशन के जो है स्कोप बहुत कम होता है। आज आप पूरे नॉर्थ इंडिया और ज़्यादातर शहरों में इंडिया में देख लीजिए तो वो कहीं पे भी 2.5% 2% से ज़्यादा की रेंटल यील्ड नहीं दिखती है, और ये बताता है कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है प्रॉपर्टी प्राइजेस में वो अनप्रोडक्टिव है। और एज सच मुझे देखा है कि कुंडली में जो है इतना मुझे बड़ा स्कोप नहीं दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की एक्टिविटी भी नहीं होती हुई नज़र आ रही है, हैबिटेशन भी बहुत ही वीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो समय भी सही नहीं है, एसेट की वैल्यू भी सही नहीं है, तो आप वेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुंबई से लाइसिस फोरास के MD पंकज कपूर हमारे साथ, मुंबई से लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं अगला सवाल। कन्हैया लाल अग्रवाल का सवाल हमें मिला है। ये सरकारी कर्मचारी हैं, NCR में प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने कुछ स्कीम्स के बारे में देखा है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर फ्लैट्स बेचने का दावा किया जा रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या ये स्कीम्स सही हैं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी विचार किया जा सकता है। बताइए पंकज। देखिए, ये दोनों आप जो स्कीम्स हैं ये अच्छी हैं, और लोकेशन जो प्रॉपर्टी की है वो आपको देखना बहुत अच्छी है। आपको ज़रूरी है ये देखना कि
कि डेवलपर की एग्जीक्यूशंस की जो वो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हैं कि नहीं हैं, पास प्रोजेक्ट्स के अंदर उनके डिलेस किस हिसाब से चल रहे हैं। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आपको अगर अवेलेबल हो वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में या किसी दूसरे तरीके से अगर नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट हैं तो वो उसमें निवेश करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आने के लिए शो पर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और उसे लेकर फिलहाल किसी भी तरह की दुविधा में है, यानी इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, बैंक, एफडी वगैरह में निवेश करने का फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट निवेश से जुड़ी आपकी मुश्किलों का समाधान देने के लिए अगले हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।